चलिए भाई, पिछली क्लास के अंदर हमने क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड वाली बात पढ़ी थी। और क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड में पहला एक टेस्ट हो चुका था, टेस्ट विद AgNO3। अगला हम पढ़ रहे हैं टेस्ट विद लेड नाइट्रेट। देखो यार, बहुत सिंपल टेस्ट है। यहाँ अगर बात करें तो Cl की जब लेड नाइट्रेट से रिएक्शन कराएंगे तो ऑब्वियस सी बात है क्या बनेगा, PbCl2, और PbCl2 का वाइट PPT बन जाएगा। इसी तरह से Br- की कराएंगे तो PbBr2, PbBr2 का आपके क्या बन जाएगा, वाइट PPT बन जाएगा। इसी तरह से अगर हम I- की कराएंगे तो PbI2 बनेगा, PbI2 का आपका येलो PPT बन जाएगा। ठीक है। PbCl2 जो होता है वो स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है इन कोल्ड वाटर। यहाँ पर इनसॉल्युबल भी बोल सकते हैं। क्या होता है वो, स्पेरिंगली सॉल्युबल। स्पेरिंगली सॉल्युबल का मतलब होता है पार्शियल सॉल्युबल, यानी कि कम सॉल्युबल। ठीक है। और जब उसे थोड़ा सा वार्म कर देंगे तो वार्म करने पर वो कंप्लीट सॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है। PbBr जो होगा वो हॉट वाटर में सॉल्युबल होगा, और PbI2 जो होगा वो आपका सॉल्युबल होगा बॉइल वाटर में, यानी कि बॉइल करेंगे तब। ठीक है। अब ये जो हमारे पास दो टेस्ट हमने पढ़े थे पिछली क्लास में, मैंने बोला था कि जब हम AgCl, AgBr और AgI की रिएक्शन करवा रहे थे और उसको सॉल्युबल करवा रहे थे किसके साथ, अमोनिया के साथ, तब मैंने आपसे एक बात बोली थी कि यार ये ऐसा क्यों हो रहा है कि AgCl तो कंप्लीट सॉल्युबल था अमोनिया में, पार्शियल सॉल्युबल था AgBr, और वो जो था आपका बहुत कम सॉल्युबल था, कौन, AgI, वो इनसॉल्युबल ही हो गया था। तो मैंने आपसे कहा था कि यार ये सॉल्युबिलिटी में वेरिएशन क्यों आ रहा है, मैं आपको आगे बताऊंगा। इसी तरह से पानी में भी ये वेरिएशन क्यों आ रहा है कि ये स्पेरिंगली सॉल्युबल, ये मतलब ये वार्म वाटर के अंदर सॉल्युबल, ये हॉट वाटर में, और फिर ये बॉइल्ड वाटर में। तो रीजन समझना आप। इसका रीजन देखना, रीजन क्या है जरा सुनना। जैसे मैंने कहा अमोनिया या मैंने कहा वाटर, ये कैसे सॉल्वेंट होते हैं। अगर आप अमोनिया और वाटर की बात करेंगे तो ये कैसे सॉल्वेंट है, बताओ जरा। तो अमोनिया और वाटर जो है वो पोलर सॉल्वेंट है। जल्दी बताओ क्या है, अमोनिया और वाटर क्या है एक दूसरे से, पोलर सॉल्वेंट है ये। तो अब आपने जब सॉल्युबिलिटी की बात की थी तो AgCl, AgBr और AgI की सॉल्युबिलिटी की बात की थी किसके अंदर, अमोनिया में। यानी आप AgCl, AgBr और AgI की सॉल्युबिलिटी देख रहे थे पोलर सॉल्वेंट अमोनिया में। अब जरा फजान्स रूल को याद करो वापस। फजान्स रूल क्या कहता था कि ClBr I के अंदर अगर I- की बात करेंगे तो I- का पोलराइजेशन सबसे ज्यादा होगा क्योंकि साइज बड़ा है। अगर I- की बात करेंगे और I- का पोलराइजेशन सबसे ज्यादा होगा क्योंकि साइज बड़ा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा आएंगे। अगर इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा आएंगे तो आप सबको पता है कि कोवेलेंट कैरेक्टर अगर ज्यादा आएंगे तो ये पानी में या अमोनिया में कम सॉल्युबल होने लगेगा। क्यों, क्योंकि कोवेलेंट कैरेक्टर आने पर उसकी सॉल्युबिलिटी पोलर सॉल्वेंट में घट जाती है। इसीलिए जब AgCl की बात करते हैं तो AgCl सॉल्युबल होता है, AgBr पार्शियल सॉल्युबल होता है, और AgI जो है वो इनसॉल्युबल हो जाता है अमोनिया में, क्योंकि इसके अंदर पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा आएंगे, इसलिए इनसॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से जब आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा PbCl2, PbBr2 और PbI2 के बारे में, तो आपने पढ़ा PbCl2, PbBr2 और PbI2, तो इनके बारे में जब आपने पढ़ा तो इसमें क्या पढ़ा, यहाँ भी आप जाएंगे तो I का साइज बड़ा हो गया। अगर ये I का साइज बड़ा हो गया तो क्या होगा,
आई का साइज अगर बड़ा हो गया तो यहाँ पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, अगर पोलराइजेशन ज़्यादा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा आएंगे, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा आएंगे तो ये भी पोलर सॉल्वेंट में कम सोल्यूबल होगा, यानी कि ये आपका कम सोल्यूबल होगा। इसीलिए सॉल्युबिलिटी की बात करी तो ये आपका पार्शियल सोल्यूबल था, ये इनसोल्यूबल और ये बिल्कुल इनसोल्यूबल, ये वार्म वाटर में सोल्यूबल हुआ, ये हॉट में हुआ और ये बॉइल में हुआ। तो रीज़न समझ में आया सॉल्युबिलिटी के कि ये क्यों इस तरह से डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहे थे तीनों। क्लियर? तो ये आपके टेस्ट हो गए जो कॉमन टेस्ट हैं, जो कि Cl माइनस Br माइनस I माइनस तीनों एक साथ एक जैसे कॉमन दे रहे हैं टेस्ट। अब हम पढ़ने वाले हैं इनके स्पेसिफिक टेस्ट। क्या पढ़ रहे हैं? इनके स्पेसिफिक टेस्ट। स्पेसिफिक टेस्ट की हम बात करते हैं तो स्पेसिफिक टेस्ट का मतलब समझना है, ये वो टेस्ट होते हैं स्पेसिफिक जो ये खुद देते हैं, यानी कि उनकी हेल्प से हम इनको कंफर्म आइडेंटिफाई कर सकते हैं बिना किसी कंफ्यूजन के। और उस स्पेसिफिक टेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट आ रहा है क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा आ रहा है? क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा आ रहा है जल्दी बताओ? क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। यहां ब्रैकेट में आप लिखना स्पेसिफिक टेस्ट फॉर Cl माइनस आयन। यहां क्या लिखोगे आप? स्पेसिफिक टेस्ट फॉर Cl माइनस आयन। ये स्पेसिफिक टेस्ट होगा Cl माइनस आयन का। अब इसको करते कैसे हैं वो मैं लिख रहा हूं पहले। देखो इधर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है भैया। पैराग्राफ जरूर आता है इसमें से, पैराग्राफ नहीं तो सिंगल करेक्ट नहीं तो मल्टीपल करेक्ट, वो बहुत आसान है। सॉलिड मिक्सचर, फिर कंसनट्रेटेड H2SO4, फिर आपके डालते हैं इसमें सॉलिड K2Cr2O7। मतलब समझना इसको करते कैसे हैं। इसको करने का एक सिंपल तरीका होता है। मान लीजिए टेस्ट ट्यूब लिया आपने, आपको जो मिक्सचर दिया था ना वो डायरेक्ट मिक्सचर इसमें डालना है, सोडा एक्सट्रैक्ट सोल्यूशन नहीं बनाना है। यहाँ पर अब क्या बोला मैंने बताओ? यहाँ पर सोडा एक्सट्रैक्ट सोल्यूशन नहीं बनाना है। क्या बोला दीदी बताओ मैंने? यहाँ पर सोडा एक्सट्रैक्ट सोल्यूशन नहीं बनाना। डायरेक्ट जो मिक्सचर लिया वो लिया और मिक्सचर को इसमें डाल दिया। मिक्सचर को इसमें डालने के बाद इसमें थोड़ा सा फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेट H2SO4 डाल दिया और सॉलिड K2Cr2O7 डाल दिया। ठीक है, जैसे ही डालेंगे और आप इसे हीट करेंगे, हल्का सा हीट करना है, वार्म करते ही अचानक से रेडिश ब्राउन फ्यूम्स बाहर आएंगी। वो रेडिश ब्राउन फ्यूम्स होती हैं इसका नाम होता है क्रोमाइल क्लोराइड। क्या नाम होता है इसका? क्रोमाइल क्लोराइड। रेडिश ब्राउन फ्यूम्स जो बाहर आती हैं उसको कंफर्म करने के लिए हम इसे NaOH में से पास करते हैं। अगर ये CrO2 Cl2 की रेडिश ब्राउन फ्यूम्स है तो यहाँ पर ये आपका Na2CrO4 बनाएगा, और अगर ये Na2CrO4 बन गया तो Na2CrO4 का होता है येलो सॉल्यूशन।
तो हमें ये पता चल गया कि ये येलो सॉल्यूशन बना, इसका मतलब कंफर्म है कि वो जो ब्राउन थी, रेडिश ब्राउन फ्यूम्स थी, वो Na2CrO4 की मतलब CrO2Cl2 की थी, यानी क्रोमिल क्लोराइड की थी। ये क्लोराइड यहाँ है, तो कहाँ से आया होगा क्लोराइड? यहाँ पर तो है ही नहीं, इसका मतलब इस मिक्सचर में कहीं ना कहीं क्लोराइड था, इस मिक्सचर में कहीं ना कहीं क्लोराइड था, तो क्लोराइड का टेस्ट आ गया, स्पेसिफिक टेस्ट। अब ये जो येलो सॉल्यूशन होता है, इसके और कंफर्म करना है अगर फर्दर कंफर्मेशन, यानी कि जैसे हम आजकल मोबाइल में या फेसबुक में देखते हैं ना 2 स्टेप वेरिफिकेशन, तो इसी तरह से यहाँ पर भी सॉल्ट के अंदर भी 2 स्टेप वेरिफिकेशन होता है। 1 स्टेप वेरिफिकेशन तो हो चुका, लेकिन आप चाहो तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन में भी जा सकते हो। और इसमें अगर आप ये डाल दो एसिटिक एसिड और लेड एसीटेट, तो आपके पास PbCrO4 का येलो पीपीटी आएगा। अगर ये येलो पीपीटी आ गया तो ये फिर से सेकंड स्टेप में भी कंफर्म हो गया कि यार ये पक्का यहाँ पर CrO2Cl2 था। डाईफिनाइल कार्बेजाइड, तो डाईफिनाइल कार्बेजाइड डाला अपन ने तो उसके अंदर वॉयलेट कलर आएगा। ये सिर्फ जस्ट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। मेन रिएक्शन ये आई, ये मैंने इन्फॉर्मेशन के लिए दिए ताकि अगर कभी पैराग्राफ बन के उसके अंदर आपको इसका रिजल्ट दे देते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए, तो आपको पता होना चाहिए। ये ऑर्गेनिक का वैसे H2O2 और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये भी हमारे काम आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ये आगे पढ़ेंगे है ना। ये H2O2 और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डालते हैं तो CrO5 का ब्लू कलर बनता है, तो ये भी आपका ब्लू कलर अगर बन रहा है तो कंफर्म है कि यहाँ CrO2Cl2 था, ठीक। ये आपको पूरे अच्छे से दिमाग में पहले तो इसको बिठाओ, ठीक है, जल्दी से बिठाओ इसको, 5 मिनट दे रहा हूँ, दिमाग में बिठा लेना। वीडियो पॉज करेंगे, पहले इसको अच्छे से दिमाग में बिठाएंगे। सब पॉज करो 5 मिनट के लिए, बंद करो, क्लिक करो, हाँ वेरी गुड। अब इसको लर्न करो सब, चलो। सॉलिड मिक्सचर प्लस कंसंट्रेट H2SO4 प्लस K2Cr2 सॉलिड, तो रिएक्टेंट याद हो गए। सॉलिड मिक्सचर, फिर आपने डाला उसके अंदर कंसंट्रेट H2SO4, फिर आपने डाला उसके अंदर आपका सॉलिड K2Cr2, फिर वार्म किया। वार्म करने से क्या हुआ? रेडिश ब्राउन फ्यूम्स निकली। ऑब्जर्वेशन पर ध्यान देंगे सब, याद करो ऑब्जर्वेशन। कौन सी फ्यूम्स निकली जल्दी बताओ? रेडिश ब्राउन फ्यूम्स बाहर आई। कौन सी फ्यूम्स बाहर आई जल्दी बताओ? रेडिश ब्राउन फ्यूम्स बाहर आई। रेडिश ब्राउन फ्यूम्स बाहर आने के बाद आपने देखा कि वो रेडिश ब्राउन फ्यूम्स थी CrO2Cl2 की। किसकी थी? CrO2Cl2 क्रोमिल क्लोराइड। किसकी थी जल्दी बताओ? क्रोमिल क्लोराइड, ये क्रोमिल क्लोराइड था। फिर इसको NH में से पास किया तो Na2CrO4 बना। Na2CrO4 की येलो सॉल्यूशन, Na2CrO4 का क्या बन गया? येलो सॉल्यूशन। तो Na2CrO4 का येलो सॉल्यूशन आया और उसके बाद इसमें आपने क्या डाल दिया? एसिटिक एसिड प्लस PbCrO4, ठीक है, सॉरी एसिटिक एसिड प्लस लेड एसीटेट, तो रिएक्ट करके क्या बना? वो PbCrO4, उसका येलो पीपीटी। डाईफिनाइल कार्बेजाइड डाला तो आपने क्या बना? उसका वॉयलेट कलर। और H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाला तो क्या बना आपके पास? CrO5 का ब्लू कलर। क्लियर? ये ऑब्जर्वेशन दिमाग में आपके बैठ गई। चलिए पोस्ट खत्म। अब वापस से सुनना। अब यहाँ पर सवाल कैसे कैसे आएंगे। पहला सवाल तो है कि रिएक्शंस कैसे हुई ये बताओ। तो अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर हो सकता है कि NaCl रहा हो। जब वो कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट करेगा तो टेस्ट विद एसिड की तरह HCl बनेगा। K2Cr2 जब ये रिएक्ट करेगा इससे कंसंट्रेट H2SO4 से, ये बनाएगा CrO3। और जब आप हीट कर रहे थे तो ये CrO3 और HCl आपस में फ्यूज होकर के बना रहे थे CrO2Cl2, और ये CrO2Cl2 को फिर आपने पास किया था NaOH से, जिससे बना था आपका Na2CrO4। तो रिएक्शंस कैसे भी समझ में आया। ये मिक्सचर था, इसमें हो सकता है कि कंसंट्रेटेड HCl हो, मिक्सचर है, हो सकता है कि इसके अंदर क्या हो? कंसंट्रेटेड, सॉरी इसमें क्या हो? NaCl हो। NaCl जब ये होगा तो वो कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा? HCl। K2Cr2 से रिएक्ट करेगा तो कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या बनाएगा? CrO3। ये दोनों आपस में फ्यूज होंगे तो क्या बनेगा? CrO2Cl2। CrO2Cl2 जब NaOH से पास करेंगे तो बनाएगा आपका Na2CrO4। क्या बनाएगा? Na2CrO4। क्लियर सबको? आया ना? अब ये तो हो गई रिएक्शंस। अब इसमें सवाल क्या क्या आएंगे ये समझना। अब इसमें जो सवाल आएगा पहला कि NaOH से पास क्यों किया। यहीं पर तो पता लग रहा है कि रेडिश ब्राउन फ्यूम से तो CrO2Cl2 है, नहीं पता चल रहा। क्यों?
क्योंकि आपने मिक्सचर लिया है, कंसनट्रेट H2SO4 लिया है। अगर यहाँ Br माइनस हुआ मिक्सचर में सपोज, तो वो कंसनट्रेट H2SO4 से रिएक्ट करके Br2 बना देगा, और Br2 की भी रेडिश ब्राउन फ्यूम्स होती हैं। तो Br2 की भी अगर रेडिश ब्राउन फ्यूम्स होंगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। Br2 की भी अगर रेडिश ब्राउन फ्यूम्स हुई तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये CrO2Cl2 की? आपको तो सिर्फ रेडिश ब्राउन फ्यूम्स नजर आ रही है भाई, दिखाई तो रेडिश ब्राउन फ्यूम्स ही दिख रही है। अरे दिखाई तो रेडिश ब्राउन फ्यूम्स ही है। तो अब उसे कंफर्म करना है। हाँ, क्या करना है? कंफर्म। श्रेयस नल्लेवार कंफर्म करेगा, आया ना? तो अब कंफर्म करो। एक बात तो है, ऐसा लगता है बस श्रेयस नल्लेवार ही पढ़ रहा है, बस डाउट ही वही पूछता है, कुछ भी हो जाए भले ही से, और बाद में जब मैं आंसर बताता हूँ तो कहता ओह गॉट इट, आई फॉरगॉट सर, ओह गॉट इट। तो एक ही बार में क्यों नहीं पढ़ता है तू श्रेयस नल्लेवार? और आजकल अरिन ऐसा लगता है वो तो कोप भवन में चला गया, पता ही नहीं है, डाउट ही नहीं है, कुछ नहीं है, ग्रुप पे एक्टिव ही नहीं है, पता नहीं वीडियो सुनता है कि नहीं सुनता। आजकल बैकलॉग चल रहा है तुम्हारा सबका, मुझे ऐसा लग रहा है। सब बेटा रिलैक्स हो, एंजॉय कर रहे हो फुल, और जब कभी एग्जाम आ जाएगा तो सब एक साथ उमड़ पड़ोगे। नहीं साहब अब कैसे करें रिवाइज, अभी तो बहुत सारा टाइम हमारे पास है ही नहीं सर, टेस्ट आ गया, बैकलॉग हो गया। बैकलॉग नहीं है बेटा, टेस्ट में यही दूंगा पूरा का पूरा, याद रख लेना, ये अच्छे से लर्न कर लो फटाफट। होमवर्क दे दिया मैंने आपको शीट के अंदर, क्लास ए का सब ग्रुप 1 कंप्लीट कर लेना। आप शीट का होमवर्क नोट करो, और क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड इनके भी एक्सरसाइज 1 और 2 में कंप्लीट कर लेना, और डीपीपी सारी कर लेना, ये होमवर्क है, ठीक है। अगले संडे को इसका पूरा डिस्कशन होगा अच्छे से। क्लियर? हाँ, तो अब समझ में आया कि Br2 भी हो सकती थी। तो अगर Br2 हो सकती थी तो ये Br2 भी आपके वो दे देती रेडिश ब्राउन फ्यूम्स। तो अब क्या करें? इसलिए NH में से पास कराते हैं। क्यों? क्योंकि जब Br2 NH में से पास कराएंगे तो कलरलेस सॉल्यूशन बनाएगी, और इसको जब पास कराया NH में से तो इसने क्या बनाया? येलो सॉल्यूशन। दोबारा सुनना, Br2 अगर NH में से पास कराएंगे तो कलरलेस सॉल्यूशन बनेगा, और अगर हम यहां पर किसको पास करा रहे हैं बोलो, CrO2Cl2 को, तो क्या बन रहा है? येलो सॉल्यूशन। तो अगर Br2 होती तो कलरलेस बनता, और ये है तो येलो बनेगा। ठीक, अब एक और डाउट आएगा कि सर फिर तो Br2 है तो भी पता चल गया, CrO2Cl2 तो भी पता चल गया, तो सर इसको Br2 का स्पेसिफिक टेस्ट क्यों नहीं कहते? उसका रीजन सुनो। Br2 का स्पेसिफिक टेस्ट इसलिए नहीं कहते क्योंकि अगर Br2 के साथ ये CrO2Cl2 हुआ तो Br2 आइडेंटिफाई नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि Br2 कलरलेस बनाएगी और ये येलो बनाएगा, तो जब ये दोनों होंगे तो ओवरऑल सॉल्यूशन तो येलो दिखाई देगा आपको, और अगर ओवरऑल सॉल्यूशन येलो दिखाई देगा ओवरऑल सॉल्यूशन अगर येलो दिखाई देगा, ओवरऑल सॉल्यूशन अगर येलो दिखाई देगा, तो फिर Br है कि नहीं मुझे कैसे पता चला? लेकिन अगर Br है और CrO2Cl2 भी है तब भी येलो दिखेगा। तो Br की प्रेजेंस में भी आपको CrO2Cl2 है, इसका पता तो चल गया ना। इसका मतलब स्पेसिफिक टेस्ट तो फिर Cl का हुआ ना, जिसने Br की प्रेजेंस में भी अपना टेस्ट दिया है। आराम से समझो, CrO2Cl2 हुआ और Br माइनस हुआ, ये दोनों अगर हुए और अगर इन दोनों को साथ में रख दें और NH में से पास करें तो कौन सा सॉल्यूशन दिखेगा? येलो। येलो दिखने से आप बोल दोगे CrO2Cl2 है। Br2 है या नहीं मुझे क्या पता, क्योंकि वो तो कलरलेस दे रही थी। क्लियर? तो अब सवाल ये पूछेगा कि अगर मान लो इस टेस्ट में रेडिश ब्राउन फ्यूम्स निकलती है तो क्या आप कंफर्म बोल सकते हो यहाँ पे कि ये सिर्फ Br2 की है या CrO2Cl2 की है? तो आंसर है नो। ब्राउन फ्यूम्स निकलने पर कुछ नहीं बोल सकते। NH में से पास कराने पर कंफर्म बोल सकते हो आपकी ये CrO2Cl2 की है। यस, क्योंकि अगर येलो सॉल्यूशन दिख रहा है तो कंफर्म बोल सकते हैं। ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन थे। तो क्लियर? 2 सवाल समझ में आ गए। तीसरा सवाल ये है कि सॉलिड मिक्सचर प्लस कंसंट्रेट H2SO4 लिया और यहाँ K2Cr27 लिया। ये K2Cr27 जब ले रहे हो तो अपने एक सवाल हमने पढ़ा था कल कि अगर Cl माइनस हो, कंसंट्रेट H2SO4 और MnO2 था, तो MnO2 होने पर वहाँ Cl2 बन रही थी। तो सर यहाँ पर फिर Cl2 क्यों नहीं बनी, यहाँ CrO2Cl2 क्यों बना? तो उसका रीजन देखो, हमने ये सॉलिड लिया है। सॉलिड जब लेंगे तो क्रोमियम +6 की जो कंसंट्रेशन है वो तो बहुत कम रहेगी,
और कम कंसंट्रेशन अगर होगी तो हमने पढ़ा था वहाँ पर जो रेडॉक्स पढ़ा रहे थे, जबकि कंसंट्रेशन अगर कम होती है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल घट जाते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल घट जाएंगे तो फिर वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो भी नहीं रहेगा, कम हो जाएगा वो। तो आपको नोट करके लिखना पड़ेगा कि सॉलिड K2Cr27 हैज लो कंसंट्रेशन ऑफ क्रोमियम +6, so it acts as a weak oxidizing agent, and Cl- also a weak reducing agent, hence non-redox reaction will occur and CrO2Cl2 is formed. इसको नोट कर लेना जो मैंने बोला, पोस्ट करके आराम से देख के फिर लिखना, ठीक है। तो नॉन रेडॉक्स रिएक्शन होगी, रीजन समझ में आ गया। दूसरा एक सवाल पूछता है कि यार ये जब आप इसके अंदर लेड एसीटेट डाल रहे हो तो वो तो डायरेक्ट इससे रिएक्ट करके आपके PbCrO4 बना देगा। एसिडिक एसिड क्यों डाल रहे हो आप, सेकंड क्वेश्चन है ये। तो एसिडिक एसिड क्यों डाल रहे हो इसका रीजन सुनना। यहां आपने NaOH लिया था, ये NaOH के अंदर बना हुआ है, NaOH बेसिक है, ये एम्फोटेरिक है। हमने कहा था लेड के सारे PPT जो होंगे NaOH में सोल्यूबल होंगे एक्सेस में। तो अगर आपने क्या किया, इससे रिएक्ट इससे कराई और ये बना और NaOH ऐसा का ऐसा ही पड़ा रहा तो NaOH में सोल्यूबल हो जाएगा। सोल्यूबल हो गया तो येलो PPT दिखेगा नहीं, तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन के अंदर आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा तुरंत कि यार वहां येलो बन रहा है तो यहाँ PPT क्यों नहीं बन रहा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप जो श्योर थे अब डाउट हो जाएगा आपको। तो वो कह रहा है कि एसिटिक एसिड आप इसलिए डालो क्योंकि ये एसिटिक एसिड इस NaOH को न्यूट्रलाइज करेगा, ये एसिटिक एसिड इस NaOH को न्यूट्रलाइज करता है। ये एसिटिक एसिड इसको न्यूट्रलाइज करेगा जिससे कि ये रिएक्ट करेगा, इससे ये बनाएगा PbCrO4 और ये PbCrO4 आपका चलता रहेगा। क्लियर क्लियर। अब अगला सवाल, वाई ओनली एसिटिक एसिड। आपने साहब एसिटिक एसिड ही क्यों लिया, फिर तो कोई और एसिड भी ले सकते थे आप। तो वाई ओनली एसिटिक एसिड, तो वाई ओनली एसिटिक एसिड इसलिए क्योंकि एसिटिक एसिड में ही ये इनसॉल्युबल है। आपको पता है ये एम्फोटेरिक है, लेड एम्फोटेरिक होता है तो किसी भी एसिड में सॉल्युबल हो सकता है, तो एम्फोटेरिक तो एसिड में भी सॉल्युबल हो सकते हैं। तो लेड क्रोमेट एसिटिक एसिड में इनसॉल्युबल होता है, तो अगर ये एसिड लेंगे तो ये सिर्फ इसको ही कम करेगा, इसको कम नहीं करेगा। क्लियर, हाँ या ना, सिंपल है। तो अगला सवाल आप नोट करके लिख लेंगे ना कि वाई एसिटिक एसिड यूज, तो आंसर लिखेंगे टू न्यूट्रलाइज NaOH सॉल्यूशन। दूसरा, वाई ओनली एसिटिक एसिड इज यूज, तो उसका रीजन लिखेंगे बिकॉज PbCrO4 इज एम्फोटेरिक and it is also soluble in acid but it is insoluble in acetic acid, so acetic acid, only acetic acid is used. Clear, आया ना। ये आपका एक पार्ट खत्म हुआ इसका सिंपल। क्लियर, तो क्रोमिक क्लोराइड के जो सवाल है 2 से 8 वो तो हो गए सिंपल। अब सवाल और आते हैं। अब ये स्पेसिफिक टेस्ट है किसका, Cl- का। तो कुछ प्रिकॉशंस होते हैं, मतलब आपको सावधानियां बरतनी पड़ती हैं जब आप लैब में प्रैक्टिकल करने जाएंगे। और प्रैक्टिकल करने के बाद आप क्या करेंगे, अपनी एक प्रैक्टिकल की कॉपी बनाएंगे आप। तो उसमें सारे प्रैक्टिकल जब लिखते हैं तो उसके अंदर एक स्टैंडर्ड होता है, तो उस प्रैक्टिकल के अंदर आपको लिखना पड़ता है प्रिकॉशंस, सावधानियां। इस टेस्ट की भी कुछ सावधानियां हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट टेस्ट है। पहला वो ये कह रहा है कि जो टेस्ट ट्यूब आप लें वो मस्ट बी ड्राई, वो ड्राई होनी चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए उसके अंदर। अगर हल्का फुल्का भी पानी हुआ तो फिर टेस्ट में कुछ गड़बड़ हो जाएगी। अब वो गड़बड़ क्या होगी वो बताता हूँ। पहला, ड्राई क्यों होनी चाहिए, पहले वो सुनो। ड्राई इसलिए होनी चाहिए कि अगर हल्का सा भी पानी हुआ तो ये जो CrO2Cl2 बनता है, ये CrO2Cl2 इस पानी से हाइड्रोलाइज होकर के क्रोमिक एसिड बना देगा। क्या बना देगा ये, क्रोमिक एसिड। तो फिर ये हाइड्रोलाइज होकर के एसिड बन जाएगा और CrO2Cl2 दिखेगा ही नहीं। तो आपको टेस्ट ट्यूब इसलिए ड्राई लेनी है। इसीलिए अपन ने ये टेस्ट सोडा एक्सट्रैक्ट सॉल्यूशन से नहीं किया। याद है सॉलिड मिक्सचर था वहां पर, मिक्सचर
सॉलिड K2Cr2 और हल्का सा कंसंट्रेट H2SO4। दूसरा NO3 और NO2 माइनस मस्ट एब्सेंट, ये एब्सेंट होने चाहिए। उसका रीजन क्या है कि अगर ये दोनों हुए तो ये Cl माइनस जो है उससे रिएक्ट कर लेंगे और रिएक्ट करके NOCl बना देंगे। अब ये NOCl क्या होता है? कोवेलेंट कंपाउंड है। NOCl बन जाएगा और NOCl क्या है? कोवेलेंट कंपाउंड। और ये जो कोवेलेंट कंपाउंड है तो फिर इसमें Cl माइनस कहाँ रहा? ये एक कोवेलेंट कंपाउंड है और इस कोवेलेंट कंपाउंड में Cl माइनस तो है ही नहीं। अगर Cl माइनस ही नहीं तो टेस्ट कहाँ से आएगा? क्लियर? तो इसलिए ये टेस्ट नहीं दे पाएगा अगर ये दोनों हुए तो। ठीक, अगला थर्ड, ClO3 मस्ट एब्सेंट। ये एब्सेंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ClO3 हुआ तो वो ClO माइनस से रिएक्ट करके ClO2 बना देगा। ये ClO2 क्या होता है? एक्सप्लोजिव। बूम, लैब में अचानक एक्सप्लोजन हो जाएगा। एक्सप्लोजन हो जाएगा तो टेस्ट ट्यूब फट सकती है, तो आपके नुकसान हो सकता है। आप तो ये एब्सेंट होना जरूरी है। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पर आपके प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये सारे के सारे आपके प्रिकॉशंस हुए। इन प्रिकॉशंस के साथ और भी सवाल हैं, अभी देखो अगला। अब यहाँ पर जो है वो अगली बात होती है कि ये जो क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट है वो आपका क्या है? क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट क्या है? स्पेसिफिक टेस्ट है। स्पेसिफिक टेस्ट है तो आयन की स्पेसिफिक कंसंट्रेशन होना जरूरी है। मतलब आपसे सवाल पूछेगा कि क्या NaCl, इसमें Cl माइनस है, क्या NaCl ये क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट देगा? तो ये आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड में आपको पता है आयनाइजेशन फुल होता है, इसलिए वो अपना आयन दे देंगे तो ये टेस्ट दे देगा, है ना। C6H5NH2 NH3+ और Cl माइनस, क्या ये देगा? आयनिक कंपाउंड है, ये भी दे देगा। लेकिन अगर आपसे बोलेगा CHCl3, क्या ये देगा? इसमें तो 3 Cl है, तो आंसर है नहीं देगा, क्योंकि ये तो कोवेलेंट है। ये आयन कहाँ से लाएगा? ये टेस्ट नहीं देगा। CCl4 ये टेस्ट देगा? ये नहीं देगा। इस तरह के सवाल आएंगे तो कर देंगे। अब देखो अगला सवाल इंपॉर्टेंट, HgCl2 और HgCl2, Hg2Cl2 और HgCl2, यहाँ भी Cl है, क्या ये टेस्ट देंगे? अब यहाँ पर आपको कंफ्यूजन आ गया, फंस गया। तो आंसर है ये नहीं देंगे। रीजन क्या लिखोगे यहाँ? मरकरी की पोलराइजेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है। अगर याद हो तो अपन ने पढ़ा था आयनिक कंपाउंड जब पढ़ा था, पोलराइजेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए पोलराइजेशन पावर ज़्यादा होने की वजह से कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होंगे। कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होंगे तो जो Cl माइनस है ये ज़्यादा नहीं देगा, Cl माइनस ज़्यादा नहीं देगा ये। और अगर ये Cl माइनस ज़्यादा नहीं देगा तो Cl माइनस की कंसंट्रेशन कम रहेगी, तो टेस्ट नहीं आएगा, ये परफॉर्म नहीं करेगा। इसी तरह से और भी होते हैं जिनकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होती है, तो AU, PT, AG, एंटीमनी, लेड, टिन, ये भी नहीं देते। लेकिन अगर टिन में SnCl2 आए तो ये दे देगा और SnCl4 आएगा तो नहीं देगा। पूछो क्यों? SnCl2 देंगे तो +2 आएगा, SnCl4 आएगा तो क्रॉस, क्योंकि +4 में पोलराइजिंग पावर ज़्यादा बढ़ गई तो पोलराइजेशन बढ़ गया, पोलराइजेशन बढ़ गया तो कोवेलेंट कैरेक्टर आ गए, कोवेलेंट कैरेक्टर आ गए तो फिर ये टेस्ट नहीं देगा, ये दे देगा। तो ये भी अपना कोई भी टेस्ट नहीं देते। ठीक है, यह एक इम्पॉर्टेंट बात होती है, बहुत छोटी सी बात है। इसमें थोड़ा टेक्निकली क्या लैंग्वेज आती है? पार्शली परफॉर्म्ड क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। तो पार्शली परफॉर्म्ड को भी आपको नॉट परफॉर्म्ड में ही डालना है। जब तक सवाल में ये लैंग्वेज नहीं देते सारा पार्शली परफॉर्म्ड, मतलब बहुत डीप में सवाल बना दे, ये तो देगा ही नहीं, ये पार्शली देगा, ये कंप्लीट देगा और ये देगा ही नहीं, ये पार्शली देगा। तो आपको पार्शली को भी नॉट बोलना है, नॉट सॉल्युबल। ठीक है, कोई कंफ्यूजन मत लाना। अब एक और खास बात, अब एक खास बात और है, ये जो टेस्ट होता है ना, इस टेस्ट के अंदर Cl2 गैस में ऑल्सो फॉर्म्ड इन दिस टेस्ट।
में ऑल्सो लिखा हुआ है, थोड़ी सी बन सकती है। जब तक ये स्टेटमेंट ना हो तब तक आपको यहाँ पर यही बोलना है कि Cl2 नहीं बनती, चाहे मल्टीपल सवाल आ जाए। मान लो आपसे सवाल पूछे कि क्रोमिल क्लोराइड में क्या क्या बनता है, पहला ऑप्शन दे CrO2 Cl2, दूसरा ऑप्शन दे दे Cl2, दूसरा ऑप्शन क्या दे दे Cl2, तो आप आंसर क्या देंगे CrO2 Cl2। Cl2 नहीं बनती। अब ये स्टेटमेंट का यूज कब करना, ये भी थोड़ा टेक्निकल है। एक्चुअली लैंग्वेज क्या आती है, ध्यान सुनना कि समटाइम्स, ये ऐसा नहीं होता कि हमेशा बनेगी, समटाइम्स Cl2 may also formed in this test, so sensitivity of this test is decreases। इस लाइन का मीनिंग और वो जो क्वेश्चन पूछने वाले ने पूछा उसका मीनिंग समझना। वो तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि यार जैसे मान लो 100 Cl- है, उस 100 Cl- में से 98 CrO2 Cl2 बना रहे हैं और 2 जो है वो Cl- Cl2 बना रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हल्का सा Cl2 तो बन रहा है लेकिन बहुत सारा CrO2 Cl2 बन रहा है, इसलिए आपका टेस्ट तो CrO2 Cl2 से हो जाएगा। लेकिन वो कह रहा है कि अगर ज़्यादा बनने लग गई Cl2 तो कंडीशन में सेंसिटिविटी कम हो जाती है, यानी फ्यूम्स कम बनने लगेगी। ये तो इस तरह से प्रैक्टिकल बता रहा है, टेक्निकल एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट बता रहा है अंदर का। लेकिन जो एग्जामिनर सवाल पूछते हैं वो क्या पूछते हैं ये समझो आप। वो ये कहते हैं कि अगर आप क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट के अंदर यार Cl2 बना दोगे तो रेडॉक्स हो जाएगी ना। यही तो डाउट था कि रेडॉक्स क्यों नहीं हुई। तो हमारा जो CrO2 Cl2 यानी क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट है वो तो स्पेसिफिक टेस्ट है ना। तो वो जो एग्जामिनर पूछ रहा है वो तो जनरल कैसे पूछ रहा है कि भाई इस टेस्ट में Cl2 बनती है कि CrO2 Cl2 बनती है, तो हमें आंसर देना CrO2 Cl2 बनती है, तभी तो क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट है ये। अगर वहाँ Cl2 बन जाती है तो फिर आइडेंटिफाई कैसे करते हैं हम आगे। तो एग्जामिनर इस पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल पूछते हैं ये तो। और मैंने जो लाइन लिखाई है वो तो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट पे लिखवाई है कि भाई बन सकती है। तो अगर वो बहुत डीप में जाके जी एडवांस में कहीं जा करके ऐसे बना दे कि इन दिस टेस्ट Cl2 में ऑल्सो फॉर्म्ड इन दिस टेस्ट, है ना, और फिर सो सेंसिटिविटी ऑफ दिस टेस्ट इज डिक्रीजेस, ऐसे बोलते तो फिर आपको लगना चाहिए सर ने एक बार बताया था कि ऐसा हो सकता है थोड़ा सा। तो ये बात बस इसलिए लिखवाई, इससे ज़्यादा मत समझना इसको। ये क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट हो गया। अब इसके अंदर एक लाइन में आपको और सिखा देता हूं, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है देखो जरा। जैसे मान लो हमारे पास ये सल्फर आया और ये NaOH आया, सल्फर है और ये NaOH है। सॉल्ट की बात कर रहे हैं अभी अपन कि अगर कभी कोई नॉन मेटल स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन सॉल्यूशन से रिएक्ट करता है तो वो डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है। नॉन मेटल अगर स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सॉल्यूशन से रिएक्ट करता है तो वो डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है। दोबारा बोलना, स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सॉल्यूशन से रिएक्ट करता है अगर नॉन मेटल तो डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है। डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि जिस स्टेट में ये ऑक्सीडेशन है इसका, जिस स्टेट में ये उस स्टेट से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा और एक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा। जिस स्टेट में ये है उस स्टेट से ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा और एक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा। क्या बोला जल्दी बताओ। जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में ये है उस ऑक्सीडेशन स्टेट से ये एक लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा और एक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा। क्लियर सबको। अब यहाँ कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ की पॉइंट की, जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी ना वो हमेशा ही लोएस्ट वाली होगी। क्या बोला जल्दी बताओ। जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो हमेशा ही लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। दोबारा बोलना, जो लोअर वाली ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो हमेशा ही लोएस्ट होगी। तो सल्फर की लोएस्ट होती है -2 यानी कि H2S प्रोडक्ट बनेगा। और जनरली जितना लोअर जाएगा उतना ही हायर जाएगा, यानी -2 जा रहा है तो +2 वाले प्रोडक्ट बनेगा और +2 वाला प्रोडक्ट सल्फर का होता है सल्फ्यूरिक एसिड। दोबारा से बोल रहा हूँ, लोअर वाली लोएस्ट बनेगी हमेशा। तो की पॉइंट दिमाग में रखो, लोअर वाली लोएस्ट, सल्फर की लोएस्ट कौन सी होती है -2 H2S, और जितना लोअर उतना हायर, -2 है तो +2। तो 4 ऑप्शन देख के वैसे ही टिक कर दोगे आप। लेकिन प्रॉब्लम है कि ये तो एसिड बना है और मीडियम आपने लिया हुआ NaOH, और मीडियम जो NaOH है वो तो आपका एल्कलाइन है, और जो एल्कलाइन मीडियम है तो फिर तो ये वापस रिएक्ट करेगा इससे, और फाइनल प्रोडक्ट जो आएगा वो क्या आएगा Na2S।
Na2S प्लस Na2S2O3। क्लियर। अब यहाँ एक खास बात होती है, अगर इसमें वापस आप एसिडिफाइड कर दो इस सॉल्यूशन को तो रिएक्टेंट बन जाएगा। इस वाले सॉल्यूशन को वापस आप एसिडिफाइड कर दो तो फिर से रिएक्टेंट आ जाएंगे। इस रिएक्शन का नाम होता है कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब समझते हो आप? डिसप्रोपोर्शनेशन का उल्टा। मतलब जब एलिमेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, लाइक यहाँ -2 है, यहाँ +2 है, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में हो तो आफ्टर रिएक्शन वो सेम ऑक्सीडेशन स्टेट वाले प्रोडक्ट में आ जाता है। यहाँ आप सल्फर आ गया, देखो 0 में आ गया, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट वाले प्रोडक्ट में आ गया। ये किस में आ गया? सेम ऑक्सीडेशन स्टेट वाले प्रोडक्ट में। क्लियर? सेम ऑक्सीडेशन स्टेट वाले प्रोडक्ट में आ गया ये। क्लियर? ये कॉम्प्रोपोर्शनेशन है। अब देखो इसमें अगला हमने कहा था, जैसे मान लो हेलोजेंस ले लेते हैं। हेलोजेंस के अंदर हम ले रहे हैं यहाँ पर Cl-, Br- और I-। Cl-, Br- और I- आया तो क्या मतलब निकला इसका कि ये हेलोजेंस है। F नहीं आएगी यहाँ पर क्योंकि F रिएक्शन देगी लेकिन ऐसे नहीं देगी वो। ठीक है, हेलोजेंस ने रिएक्ट किया NaOH के साथ तो क्या बना? लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? -HX, और जितना लोअर उतना हायर यानी HOX। ये अपन ने लिया है अभी इसका कोल्ड एंड डाइल्यूट। ये रिएक्ट कर जाएगा NaOH से तो ये बनाएगा NX। ये रिएक्ट कर जाएगा NaOH से और ये बनाएगा NaOX। वापस इसमें एसिडिफाइड कर दो, ये एसिडिफाइड हो गया। अगर ये एसिडिफाइड हो गया तो ये वापस क्या बन जाएगा? X2 + NaOH। ये क्या बन गया? एसिडिफाइड। तो क्या बन जाएगा आपका? X2 + NaOH, यानी कि कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगी। अब अगर X2 + NaOH में एक खास बात है, अगर मैंने ये हॉट एंड कंसंट्रेट ले लिया, क्या ले लिया बताओ? ये मैंने हॉट एंड कंसंट्रेटेड ले लिया, तो अब मैंने कंसंट्रेट कर दिया और हॉट कर दिया तो पावर बढ़ जाती है, याद करो। हॉट करते टेम्परेचर बढ़ गया तो पावर बढ़ेगी। तो अब लोअर है तो लोअर ही रहेगा ये तो, लेकिन जो हायर वाला होगा वो एक फॉर्म ऑफ ऑक्सी एसिड आ जाएगा HXO3, और ये वापस NaOH से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा बताओ? NaX और NaXO3। क्लियर? वापस वही कॉम्प्रोपोर्शनेशन हो जाएगा यहाँ पर भी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, हेलोजेंस के अंदर आती है रिएक्शन है, याद रखना। ये P ब्लॉक आपका चल रहा है एक तरह से, हेलोजेंस की रिएक्शन हो गई विद NaOH। क्या बोला मैंने बताओ? हेलोजेंस की रिएक्शन हो गई विद NaOH। क्लियर सबको यहाँ तक? आया ना? अब आगे की कहानी, फॉस्फोरस के साथ कराओ अगर रिएक्शन NaOH की, तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला क्या बनेगा? PH3 -3, याद है? लोअर -3 PH3, और इसका एक प्रोडक्ट आपको याद रखना पड़ेगा, H3PO2 बनता है। ये तो बेस है, ये आपका क्या है? प्लस एसिड। इसकी बेसिसिटी कितनी होती है? 1। तो ये तो NaOH से रिएक्ट करके NaH2PO2 बना देगा, यानी कि सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। क्या बना देगा ये? सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। क्या बना देगा जल्दी बताओ? ये सोडियम हाइपोफॉस्फाइट, और ये बन जाएगा फॉस्फीन। याद है? PH3। रोटन फिश स्मेल होती है फॉस्फीन की। रोटन फिश का मतलब समझते हो? सड़ी हुई मछली जैसी, रोटन फिश। ठीक, ये क्या हुआ कि वापस इसने इससे रिएक्ट किया, रिएक्ट करने के बाद PH3 बनता है। अब PH3 तो खुद ही बेस है तो वो NaOH से थोड़ी रिएक्ट करेगी, ये एसिड था इसलिए रिएक्ट करके ये बनाया। तो फाइनल प्रोडक्ट आपको ये बोलने हैं। क्लियर? तो फाइनल प्रोडक्ट आपके पास आ गया, ये आपके डिसप्रोपोर्शनेशन। अब कॉम्प्रोपोर्शनेशन का एक बहुत बड़ा एग्जांपल आपने पढ़ा भी होगा, मैंने बताया होगा, नहीं बताया तो वापस बता रहा हूँ।
ये दोनों गैस कॉम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या लिखोगे आप कि जब कभी रिएक्टेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं तो आफ्टर रिएक्शन सेम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला प्रोडक्ट बनाते हैं। जब डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं तो सेम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला प्रोडक्ट बनाते हैं। तो यानी कि यहाँ पर आपका सल्फर प्लस H2O बन जाएगा और ये सल्फर जो था इसी की वाइट और येलो टर्बिडिटी बनेगी। क्या बनेगी इसकी बताओ, वाइट और येलो टर्बिडिटी। क्या बनेगी जल्दी बताओ, वाइट और येलो टर्बिडिटी। तो ये कॉम प्रोपोर्शनेशन खत्म हुई। अब मैंने ये क्यों पढ़ाया, सबसे बड़ा सवाल तो यही आना चाहिए दिमाग में। मैं आपको फील दिला रहा था कि जब वहां पर CrO2Cl2 बना और उसको NH में से पास किया तो बना था आपका Na2CrO4। आपको एक डाउट वहां आया होगा, लेकिन चूंकि अब ये आपकी रिकॉर्डिंग है इसलिए आप नहीं पूछ पाए। वो डाउट ये था कि सर Br2 पास करोगे NH में से तो क्या बनेगा। अब मैं क्यों बताऊंगा, आप बताओ। कोल्ड और डाइल्यूट है वो, क्योंकि डाइल्यूट ही है। NH में से पास किया तो क्या बना होगा, NaBr प्लस NaOBr, और NaBr और NaOBr का कलरलेस था सॉल्यूशन। क्लियर। तो वहां जो प्रोडक्ट बनेगा Br2 से वो समझ में आ गया क्या बनेगा, NaBr प्लस NaOBr, और दोनों कलरलेस सॉल्यूशन है। क्लियर। इसलिए मैंने ये रिएक्शन यहाँ पढ़ा दी ताकि आपको सारी डिस्प्रोपोर्शनेशन सॉल्ट के अंदर जितनी भी आएगी सब एक साथ ही कर लो, कहीं कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। ठीक है ना। कॉम प्रोपोर्शनेशन भी आ गई। कॉम प्रोपोर्शनेशन में खास बात पता है क्या है, आपसे पूछेगा कि ये जो SO2 है और ये H2S है, ये सल्फर बना और ये H2 बना था, इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ये, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, ये। क्योंकि ये -2 था, ये +4 था। SO2 +4 में है, ये ऑक्सीडाइजिंग गैस भी है और रिड्यूसिंग गैस भी है। ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग गैस भी है और रिड्यूसिंग गैस भी है। और ये आपका H2S सल्फाइड -2 है, तो ये सिर्फ रिड्यूसिंग गैस है। ये क्या है, रिड्यूसिंग गैस। तो अगर ये दोनों साथ आएंगी तो इसी को यही रिड्यूसिंग की तरह बिहेव करेगी और ये ऑक्सीडाइजिंग की तरह बिहेव करेगी। ये आपका क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट समाप्त। अब आया स्पेसिफिक टेस्ट, लेयर टेस्ट। ठीक है, स्पेसिफिक टेस्ट फॉर Br-। क्या लिखेंगे इसमें, क्या करते हैं जरा सुनना। सबसे पहले मान लो ये Br- है और सोडा एक्सट्रैक्ट सॉल्यूशन में है, ये Se का मतलब है सोडा एक्सट्रैक्ट सॉल्यूशन। इसमें हम डालते हैं क्लोरीन वाटर। ड्रॉप वाइज डालते हैं। ड्रॉप वाइज डालने का मतलब है थोड़ा थोड़ा डालते हैं, कम, जिससे ये ऑक्सीडाइज होता है Br2 में। ये Br2 वापस इस Br- से रिएक्ट करती है और Br3- बनाती है। और ये Br3- ऑरेंज रेड कलर होता है। क्या होता है, ऑरेंज रेड कलर। ठीक है, तो ऑरेंज रेड कलर इम्पार्ट टू द सॉल्यूशन। क्लियर। इसके बाद इसके अंदर हम डालते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। क्या डालते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कुछ भी डाल सकते हो आप, CCl4 डाल दो, बेंजीन डाल दो, कार्बन डाइसल्फाइड डाल दो, क्लोरोफॉर्म डाल दो, कुछ भी डाल दिया। डालने के बाद ऐसे थोड़ी देर शेक कर लेते हैं टेस्ट ट्यूब को। शेक करने के बाद जब छोड़ते हैं तो आपको रेडिश ब्राउन लेयर दिखाई देती है। ठीक है, और ये रेडिश ब्राउन लेयर अगर दिख रही है आपको तो कंफर्म हो गया कि Br- है। अब इस टेस्ट को करते कैसे वो फील लेना आप। आपने कुछ नहीं किया यार, ये टेस्ट ट्यूब ली, सोडा एक्सट्रैक्ट सॉल्यूशन था, आपने कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ Cl2 वाटर डाला ड्रॉप वाइज। Cl2 वाटर क्या था, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसने Br- अगर हो तो उसको Br2 में ले गया और Br2 ने वापस Br- से रिएक्ट की, जो बची हुई थी उससे बनाया Br3-। Br3- से सॉल्यूशन का जो कलर आ गया वो था ऑरेंज रेड। ऑरेंज रेड कलर आने के बाद आपने डाला ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अब इसमें कुछ भी डाल दो, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, कार्बन डाइसल्फाइड, कुछ भी।
शेक कर दिया, छोड़ दिया। शेक करके जब आपने छोड़ा तो आपको वहां पर रेडिश ब्राउन लेयर नजर आ जाएगी। अब ये लेयर या तो एक्वा सॉल्यूशन के नीचे दिख सकती है या ऊपर दिख सकती है, डिपेंड करेगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की डेंसिटी पे, क्योंकि डेंसिटी अगर ज़्यादा हुई पानी से तो वो लेयर नीचे बन रही होगी पानी के अंदर, और अगर डेंसिटी कम हुई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की तो ऊपर बन रही होगी। ब्राउन रेडिश ब्राउन लेयर इस बात का सबूत है कि Br माइनस है। ठीक है, सवाल पूछेगा कि यहाँ पर ड्रॉप वाइज क्यों लिया, तो आपको लिखना है कि एक्सेस अमाउंट ऑफ मस्ट एब्सेंट, क्योंकि अगर ऐसा हुआ कि एक्सिस में था Cl2 वाटर तो वो इस Br2 को आगे ऑक्सीडाइज कर देता BrCl में, और BrCl का येलो सॉल्यूशन आ जाएगा। और अगर ये येलो सॉल्यूशन आ गया तो येलो सॉल्यूशन जो होता है वो समझ के आप टेस्ट ही आपका खराब हो गया, क्योंकि आपको यह इंस्ट्रक्शन दिया गया था लेयर टेस्ट, लेयर बना के ही टेस्ट देना था आपको, सॉल्यूशन बना के नहीं देना था। तो एग्जामिनर तो कहेगा लेयर कहाँ है, तुम सॉल्यूशन दिखा रहे हो, तो गलत हो गया टेस्ट, इसलिए आपको एक्सेस में नहीं लेना। ठीक है, अगला लेयर टेस्ट फॉर Br माइनस की जगह अब क्या आएगा I माइनस, और अब की बार यहाँ Br की जगह क्या आ गया I माइनस, सोडा एक्सट्रैक्ट सॉल्यूशन में Cl2 वाटर ड्रॉप वाइज, यहाँ क्या बना I3 माइनस। I3 माइनस जो होता है उसका ब्राउन कलर होता है। ठीक है, ब्राउन कलर इम्पार्ट टू द सॉल्यूशन, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाल दिया। अब यहाँ क्या आएगा, लेयर वॉयलेट लेयर आएगी। वॉयलेट लेयर आती है समझ जाएंगे I माइनस है। यहाँ भी एक्सेस अमाउंट ऑफ Cl2 वाटर एब्सेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर आपने एक्सेस अमाउंट ऑफ Cl2 वाटर लिया तो ये क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा और बना देगा HiO3, और HiO3 क्या होता है, कलरलेस। HiO3 क्या बना देगा, कलरलेस। क्लियर, तो ये टेस्ट भी आपका स्पेसिफिक टेस्ट है, किसका, I माइनस का। अब यहाँ सवाल फिर से एक और आ गया कि अगर ये स्पेसिफिक टेस्ट है तो Br माइनस का भी स्पेसिफिक टेस्ट है लेयर टेस्ट, इसका भी स्पेसिफिक टेस्ट है लेयर टेस्ट। तो अगर ये दोनों साथ आ गए तो कैसे पता लगाओगे, दोनों साथ आ गए तो पता कैसे चलेगा कि स्पेसिफिक टेस्ट है। तो सुनो, अगर ये दोनों साथ हुए तो उस कंडीशन में पहले वॉयलेट लेयर आएगी, बाद में रेडिश ब्राउन लेयर आएगी। पूछो क्यों, क्योंकि यहाँ पर Cl2 वाटर I माइनस को ऑक्सीडाइज कर रहा है जिससे I3 माइनस बनेगा, फिर लेयर आएगी, और Br माइनस को ऑक्सीडाइज करेगा Br2 में, फिर लेयर आएगी। I माइनस और Br माइनस में से रिड्यूसिंग एजेंट कौन अच्छा है, I माइनस अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर I माइनस अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है तो I2 पहले बनेगी, I2 पहले बनेगी तो लेयर पहले आएगी वॉयलेट। समझ गए, तो नोट करके लिखना कि इफ Br माइनस एंड I माइनस both are simultaneously present then violet layer comes first, reddish brown layer, ठीक है, पहला क्या लिखा, violet layer comes first followed by reddish brown layer। अब आगे लिखना if reddish brown layer comes first it means I minus absent। क्लियर हो गया, क्योंकि अगर पहले आप रेडिश ब्राउन लेयर लेकर आ रहे हो तो कंफर्म है ना कि I माइनस तो एब्सेंट ही होगा। आया ना, फील आ रही है, पक्का फील आ रही है ना। ये आपके दोनों टेस्ट हो गए I माइनस, ठीक, और Br माइनस, दोनों स्पेसिफिक टेस्ट थे। अब आया I माइनस के कुछ टेस्ट हैं, टेस्ट विद HgCl2। तो अगर I माइनस HgCl2 से रिएक्ट करता है तो बनाता है HgI2, और इसका कलर होता है स्कारलेट रेड। स्कारलेट रेड मतलब ईंट जैसा लाल, थोड़ा सा ब्रिक रेड होता है ना, ब्रिक से थोड़ा सा मतलब मिक्सिंग वाला रेड। ये आपका HgI2 बन गया। क्लियर,
अब अगर आपने यहाँ पर एक्सिस ऑफ के आई का मतलब समझ गए होंगे आई माइनस, यानी कि आई माइनस लेते हैं तो ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है ऐसा, ठीक है। अगर ये आई माइनस ज्यादा होता तो ये प्रेसिपिटेट वापस इसमें सॉल्युबल हो जाता। अब ये जो पीपीटी है ना, इसका एक खास काम है, हीटिंग इफेक्ट की शीट मैंने आपसे कहा था याद कर लेना, उसके अंदर आपने शायद याद किया होगा। तो ये HgI2 जो होता है ये स्कारलेट रेड होता है। जब इसको 127 डिग्री पे हीट करते हैं तो ये येलो सब्लिमेट बनाता है। क्या बनाता है ये? येलो सब्लिमेट। आपने याद किया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। तो ये येलो सब्लिमेट बन गया। अब ये येलो सब्लिमेट जो बना, इसको कूल करें अगर अपन, तो कूल करने पर ये HgI2 बनता है और ये येलो कलर का दिखता है। और इस येलो कलर वाले को अगर मैं स्क्रैच कर दूं या रब कर दूं, ऑन रबिंग, ध्यान देना इधर, क्या कि HgI2 स्कारलेट रेड है। HgI2 को अगर 127 पे हीट किया तो येलो सब्लिमेट बना, सब्लिमेट को कूल करा तो आपका HgI2 दिखेगा येलो। अब इस येलो को ऐसे ऐसे स्क्रैच करोगे आप, ये स्क्रैच होता है, रब करना, मैकेनिकल स्ट्रेस देना, कुछ भी लैंग्वेज यूज कर सकता है वो, स्क्रैच करना, रब करना, मैकेनिकल स्ट्रेस देना, तो फिर आपके जो है वो क्या बन जाता है, ये HgI2 वापस से स्कारलेट रेड में, ये वापस येलो आ जाएगा स्कारलेट रेड। और ये आपके हीटिंग इफेक्ट की शीट में दिया हुआ था, आपने नोटिस किया या नहीं किया मुझे नहीं पता। अगर नहीं किया है तो अभी लर्न करना शुरू कर दें। सीरियसली बोल रहा हूँ, बहुत पछताओगे, ये समय दोबारा नहीं आएगा। तुम है ना इंजॉय कर रहे हो, इंजॉय करने के लिए नहीं है ये टाइम तुम्हारा। थोड़ा सा मतलब आग जलाओ साले, पेशेंस रखो। क्या कर रहे हो मतलब समझ में नहीं आ रहा साले, क्या बिल्कुल ही ऐसे हो गए क्या तुम? तो पिकनिक मनाने के लिए घर पे हो गया? एक एक लाइन अच्छे से बैठ के याद करो साला कि आईटी कर रहे हैं, आईटी करनी है। इकट्ठा हो जाएगा, फिर याद नहीं होगा, फिर रोगे कि सर सॉल्ट में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, सर बैकलॉग हो गया, सर कुछ समझ नहीं आ रहा, सर क्या करूं। मेरे पास आओगे तो मैं भी क्या करूंगा फिर? अभी बता रहा हूँ, एक एक आयन है साला, एक एक आयन में, इसीलिए डर के मारे ज्यादा लेक्चर भी नहीं डाल रहा मैं। आपने नोटिस किया, एक एक आयन का लेक्चर डाल रहा हूँ, चाहे वो 30 मिनट का हो, चाहे वो 25 मिनट का हो, चाहे वो 1 घंटे का हो। मैं डिपेंड नहीं करता टाइम, मैं टाइम बिल्कुल नहीं देख रहा। मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि वो एक आयन कितनी देर में खत्म हो जाता है। अगर 1 घंटे में तो 1 घंटा। समझ रहे हो आप? अगला टेस्ट है, टेस्ट विद कॉपर सल्फेट। कॉपर +2 जब I- से रिएक्ट करता है तो इनिशियली देखो आप क्या बनेगा, ये रिड्यूस कर देगा इसको, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो याद करना, आयनिक कंपाउंड जब पढ़ाया था उसमें बताया था CuI2 डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ये रिड्यूस करेगा इसको और ये I2 में आ जाएगा। ये I- से वापस रिएक्ट करेगा तो नो डाउट क्या बनेगा, Cu2I2। ये है व्हाइट पीपीटी। ब्राउन कलर, दोबारा सुनना, CuI2 डज नॉट एग्जिस्ट। ये आपका रिड्यूस हुआ इसलिए +1 में, और ये I2 में गया, और जो I- बचा था उससे ये रिएक्ट करके I3- का ब्राउन कलर, ये आपका बना रहा है Cu2I2 व्हाइट पीपीटी। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ये Cu2I2 + I3 दोनों को मिला के देखेंगे तो ब्राउन कलर दिखेगा नहीं दिखेगा? ऐसे एज्यूम करो कि दही लिया आपने और उस दही में कॉफी डाल दी ऊपर से। अब देखो जो दिखाई दे रहा है, एज्यूम करो कैसा दिख रहा होगा, वो वैसा दिख रहा है ये। अब इसमें डालते हैं हम थायोसल्फेट आयन। थायोसल्फेट जाके पढ़ना, उसमें रिएक्शन थी कि वो I3- जो होता है उसको I- में रिड्यूस कर देता है और खुद S4O6- में चला जाता है। तो ये आपका Cu2I2 बचेगा यहाँ, तो ये Cu2I2 वापस आ जाएगा व्हाइट में पीपीटी। ये आपके आइडोमेट्री टेस्ट भी बताया था मैंने। क्या बताया था? आइडोमेट्री टेस्ट। तो Cu2I2 + I3- से रिएक्ट कराया थायोसल्फेट, तो थायोसल्फेट ने I3- को I- में कन्वर्ट कर दिया, यानी I3- ब्राउन कलर का था, I- में कन्वर्ट हो गया, यानी कलरलेस हो गया। ये कलरलेस हो गया और ये कलरलेस हो गया, तो ये बना था साइड प्रोडक्ट, और ये Cu2I2 व्हाइट वापस आ गया। ठीक है,
इस पर पैराग्राफ बनते हैं, इसलिए आपको पता है इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, ये आपका क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड तीनों समाप्त। बाकी नेक्स्ट टर्म पे पढ़ेंगे, लर्न कर लेंगे। ठीक है।